नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के साथ, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 793 नए केस हरियाणा में सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 44,817 केस सामने आ चुके हैं और 511 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा अगर केसों की बात की जाए तो फरीदाबाद और गुरुग्राम दो ऐसे शहर हैं, दिल्ली से सटे दो शहर जिन्होंने हरियाणा की चिंता बढ़ा के रखी हुई है। फरीदाबाद में आए हैं, गुरुग्राम 72 नए केस मिले हैं, पानीपत में 119, करनाल में 62 नए केस सामने आए हैं, अंबाला में 63 और हिसार में 43 नए मामले देखने को मिले हैं। पलवल में 51 और सोनीपत में 50 नए मामले सामने आए हैं और इसी तरह महेंद्रगढ़ में 37 और पंचकुला में 36 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में 3, फरीदाबाद में 2 मरीजों की मौत हुई है। गुरुग्राम, सोनीपत और अंबाला में एक मरीज की मौत हुई है। अब तक 37,486 मरीज जो है वो ठीक भी हो गए हैं और अब प्रदेश में 6,820 इस समय एक्टिव केस हैं। तो करीब 7,000 के करीब एक्टिव केस इस समय प्रदेश में कोरोना के। लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी हरियाणा का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको पंजाब का हाल बयां करते हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 36 मरीजों की मौत हो गई है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 13 मरीजों ने दम तोड़ा है। जालंधर में 5, कपूरथला, मोहाली, संगरूर में 3 की मौत हुई है। अमृतसर, तरनतारन और पटियाला में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रोपड़, गुरदासपुर, होशियारपुर में 1 मौत हुई है। और पंजाब में जहां 24 घंटों के दौरान 36 मौतें हुई हैं, वहां 24 घंटों में 1035 नए मामले भी सामने आए हैं। लुधियाना में सबसे ज्यादा 222, जालंधर में 176, पटियाला में 140, अमृतसर में 41 नए मामले सामने आए हैं। मोहाली में 88, फिरोजपुर में 66, बठिंडा में 69 मामले सामने आए हैं। और पंजाब में अब तक कुल 27,936 केस सामने आ चुके हैं। 706 लोगों की मौत हो चुकी है और 17,839 मरीज पंजाब में ठीक हो गए हैं। लेकिन अभी भी 9,391 एक्टिव केस प्रदेश में कोरोना के। और पंजाब हरियाणा के बाद अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के 3 और सुरक्षाकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। कल एक सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब तक स्टाफ के 5 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। सभी को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। तो सीएम जयराम ठाकुर के 3 और सुरक्षाकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षाकर्मियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में प्रशासन इस समय जुट गया है। तो जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों भी खुद को आइसोलेट उन्होंने किया था। इससे पहले अपना टेस्ट भी करवा चुके हैं जो नेगेटिव आया था। लेकिन अब दोबारा से, क्योंकि 5 स्टाफ के कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो देखना होगा कि दोबारा से टेस्ट जयराम ठाकुर की ओर से करवाया जाता है या फिर नहीं। तो हिमाचल में कोरोना का बड़ा धमाका हुआ है। पहली बार 24 घंटों में 180 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस ये रिकॉर्ड सामने आए हैं। कुल्लू में सबसे ज्यादा 69 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कुल 3,816 केस हैं और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2,435 मरीज हिमाचल में ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1,328 एक्टिव केस हैं। तो हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हिमाचल में पहली बार 24 घंटों में 180 नए मरीज देखने को मिले हैं। और बात करते हैं अब नाहन की। नाहन में खाई में एक बस गिर गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। नाहन के बिरला के पास यह हादसा हुआ। नाहन से भरौग बनेड़ी जा रही थी प्राइवेट बस, जिसके ड्राइवर की मौत हो गई है। बस में सवार थे ड्राइवर के समेत 3 लोग, जो उनमें से 2 घायल हुए हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती किया गया है, इलाज उनका चल रहा है। लेकिन इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। आज शाम
तकरीबन 5 बजे के समय एक बस का एक्सीडेंट जो बिरला हमारी पंचायत है वहाँ पे बस का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो चालक है उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है। 2 लोग जो हैं वो घायल हैं जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया है। बाकी सरकार की तरफ से इनको जो भी राहत सामग्री राशि दी जा रही है, राहत राशि दी जा रही है। जैसा भी इनकी ट्रीटमेंट जो है अभी चल रहा है, स्थिति को देख रहे हैं और जैसे जैसे मतलब स्थिति डेवलप होगी इनकी हालात डॉक्टर से बात करके उसके बाद सतीश शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो सतीश, हादसा कैसे ये हुआ, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो निजी बस है ये नाहन से जो है वो बरोग बनेड़ी की तरफ जा रही थी और जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर लैंडस्लाइड जो हुआ था और चालक द्वारा जबरन यहाँ से जो है बस निकालने की कोशिश जो है की गई। जैसे ही यहाँ से बस निकालने की कोशिश चालक द्वारा जो है की गई तो जमीन धंसने के कारण ये बस जो है सीधी खाई में जा गई और गनीमत इसमें यह रही कि जो अधिकतर जो सवारियां थी वो पहले बस से उतर गई थी और इसमें 2 बुजुर्ग जो है बैठे रहे और चालक ने बस निकालने की कोशिश की और तीनों लोग जो है बस के साथ खाई में जा गिरे, जिसमें चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला और एक पुरुष जो है वो गंभीर रूप से इसमें घायल है। फिलहाल इन जो दोनों घायलों का है वो नाहन मेडिकल कॉलेज में जो है उपचार चल रहा है। जी सतीश, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लैंडस्लाइड होने के बावजूद जो रास्ता काफी खराब हो गया था, लेकिन बावजूद इसके बस का ड्राइवर जबरदस्ती उसने वहां से निकालने की कोशिश की और इसी के दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 और लोग घायल हुए हैं। और बात करते हैं अब बलजीत सिंह दादूवाल की, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जी हां, दादूवाल ने झींडा गुट के जसबीर खालसा को महज 2 वोट से हराया, जबकि दादूवाल ने चुनाव अधिकारी पर सवाल खड़े किए थे और गोहला के एसडीएम को इस बारे में शिकायत तक दे दी थी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बलजीत सिंह दादूवाल के रूप में नया प्रधान मिल गया है। वीरवार सुबह से चल रही वोटिंग के बाद आए नतीजों में दादूवाल को 19 वोटें मिली। इससे पहले दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कार्यकारी प्रधान के पद पर काम कर रहे थे। चुनाव में प्रधान के पद के लिए 3 उम्मीदवारों के बीच टक्कर थी। झींडा ग्रुप की तरफ से जसबीर सिंह खालसा और नलवी ग्रुप की तरफ से मुतवाजी जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल मैदान में थे, जबकि तीसरे उम्मीदवार स्वर्ण सिंह रतिया थे। कुल 36 मेंबरों ने अपने वोट के जरिए एचएसजीपीसी के नए प्रधान का चुनाव किया। अकाल पुरख वाहिगुरु ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। वोटिंग के दौरान बलजीत सिंह दादूवाल ने चुनाव अधिकारी दर्शन बराड़ पर मिलीभुगत के आरोप भी लगाए। उन्होंने एसडीएम को मांग पत्र सौंपकर जांच की मांग भी की। एक पासे 19 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 12 ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, 32 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੀਤਾ कि वो वोटां डिस्क्वालीफाई कीतियां जान। आपको बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के तकरीबन सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर काबिज है, जबकि वीरवार को प्रधान चुनाव सिर्फ कुछ ही गुरुद्वारों के लिए हुआ जो एसजीपीसी के प्रबंधन से बाहर हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18। और कोरोना काल के दौरान हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त को होगा। जी हां, हरियाणा का मॉनसून सत्र 26 अगस्त को होगा, इस पर मोहर लगा दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी है। सेशन होने पर 26 अगस्त को ये सेशन होगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण को मंजूरी भी दे दी गई कैबिनेट की बैठक में। तो कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को मंजूरी दी है और इसके साथ ही
ये तय किया है कि कोरोना काल के दौरान ही हरियाणा विधानसभा का सत्र होगा। मॉनसून सेशन 26 अगस्त को होगा। हालांकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और सदन में सिटिंग अरेंजमेंट उसी तरीके से किया जाएगा। आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा है कि जो पिछले चले आ रहे हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से डेफर की हुई हैं। कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं उनको बनाया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट के एजेंडे में होते हैं, एजेंडे में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार कितने आएंगे ये तो सेशन के 3-4 दिन पहले ही पता लगता है। और बात करते हैं झज्जर की, जहां एक होलसेल दवा विक्रेता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अपना कर्ज उतारने के लिए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने साथियों के साथ ये साजिश रची। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झज्जर के एक होलसेल दवा विक्रेता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से इस मामले को कम वक्त में ही सुलझा लिया। दावा तो यही किया जा रहा है। इस मामले में झज्जर पुलिस ने स्थानीय निजी कॉलेज के फार्मेसी में पढ़ने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद तार अन्य अपराधियों से जुड़ते गए और एक बड़ी आपराधिक साजिश की गुत्थी सुलझती गई। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों विक्रम गांव खेड़ी जट और नीरज गांव खुंगाई ने बताया कि अपना कर्ज उतारने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाने की कोशिश की। दोनों ही झज्जर के एसडी कॉलेज के फार्मेसी के छात्र हैं। पुलिस की माने तो इन दोनों छात्रों को दवा विक्रेता से फिरौती मांगने के लिए उकसाने का मुख्य सूत्रधार यहाँ जहाहराबाग स्टेडियम के पास एक केमिस्ट शॉप पर नौकरी करने वाला चिराग नाम का युवक था। इसके अलावा पुलिस ने जींद जिले के गांव पैगा के रहने वाले संजय नामक युवक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली का एक युवक भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। एक है क्लासिक मेडिकल पे चिराग नाम का लड़का काम करता था। उसने इनको इसकी मुखबरी दी थी और उसी ने इनको बताया था कि भाई इन्होंने कहा था हमें पैसों की ज़रूरत है। सज्जन ये कहने लगा नीरज मेरे को कर्जा है जो मैंने देना है। तो इसने कहा भी ये जो पोपली है ये होलसेलर है, ये पैसे दे सकता है। ड्रोको किस्म का आदमी है। इस पर इन्होंने इसको धमकी दी। तफ्तीश हुई। तफ्तीश के दौरान ये बात के सामने की धमकी देने विक्रम और सज्जन का हाथ है और चिराग ने इसकी मुखबरी करी थी। और सज्जन है जो दिल्ली का, उसने इनको सिम प्रोवाइड किया था। तफ्तीश के दौरान ये सारा खुलासा हो चुका है। मोबाइल भी बरामद हो चुका है और ये सारे पकड़े जा चुके हैं। चिराग अभी बचा हुआ है जो इसने धमकी दी थी, उसको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस की जांच अभी जारी है। जानकारी ये भी है कि फिरौती केस में यही सभी लोग शामिल थे। किसी गैंग का इससे कोई संबंध था ही नहीं। इस मामले को सुलझाकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और साथ ही राहत की सांस भी ली गई है। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। और बात करते हैं अब जश्न आजादी की। जी हां, 15 अगस्त की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल में कैसी है स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कोरोना महामारी में देश आजादी के जश्न के लिए तैयार है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार आजादी दिवस पर करवाए जाने वाले प्रोग्राम का अंदाज भी कुछ अलग होगा। शुक्रवार सुबह लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें भी कुछ इस तरह थी। सभी राज्य भी आजादी के जश्न के लिए तैयार हैं, पर कोविड-19 को देखते हुए खास ख्याल रखा जा रहा है। गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। फरीदकोट में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान फरीदकोट के डीसी और एसएसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। महामारी के कारण जो इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बड़े सादे ढंग से मनाया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य के मतलब जो हमें गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो मेन गाइडलाइन इसमें ये है कि आपको कम से कम 6 फीट या 2 गज की दूरी रखनी है और इसके अलावा
कोई इंस्पेक्शन परेड नहीं होगी, सिर्फ 1 कंटीजेंट आएगी। 1 कंटीजेंट से सल्यूट लिया जाएगा और उस सल्यूट के बाद 15 मिनट की स्पीच होगी। स्पीच के बाद फिर नेशनल एंथम होगा और नेशनल एंथम के बाद जो चीफ गेस्ट हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे सारे के सारे। हरियाणा के गोहाना और चरखी दादरी में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोरोना को देखते हुए सभ्याचारक प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं और प्रोग्राम का समय भी कम कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो आज बच्चों को बताई गई है। कम बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। उसका उद्देश्य केवल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी हमने विशेष ध्यान रखा है। आज फाइनल रिहर्सल थी, क्योंकि अब की बार कोविड के कारण कल्चरल एक्टिविटीज़ न करवाने का एक होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हीं को फॉलोअप करते हुए केवल नेशनल फ्लैग है उसका नकल किया जाएगा। और इस परेड की टुकड़ियों में हरियाणा पुलिस की टुकड़ी, गवर्नमेंट बॉयज़ की एनसीसी की टुकड़ी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना की एनसीसी की टुकड़ी रहेगी और साथ में स्काउट और गाइड की बॉयज़ स्कूल की टुकड़ी रहेगी। राष्ट्रीय गान के लिए बॉयज़ स्कूल से जो छात्र हैं वो म्यूजिक के साथ राष्ट्रीय गान गाएंगे और इस प्रकार से ये कार्यक्रम रहेगा। इस बार की परेड मास्क के साथ होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रोग्राम में चुनिंदा मेहमान पहुंचेंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां आवारा पशु मौत बनकर घूम रहे हैं। अगर आप इससे अनजान हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। 2 सांड की लड़ाई में कैसे एक शख्स की जान चली गई, देखिए सीसीटीवी में कैद दिल दहला देने वाला ये हादसा। हरियाणा की सड़कों पर मौत दौड़ रही है, कभी हाईवे पर तो कभी गली मोहल्ले में। एक बार फिर देखिए मौत के वो 3 सेकेंड। एक स्कूटी सवार को मौत छू कर निकल गई और दूसरे के सामने मौत दौड़ रही थी। आवारा पशुओं का ये आतंक रेवाड़ी शहर का है, जहां 2 सांड की लड़ाई में एक फोटोग्राफर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। 2 सांड ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। स्कूटी सवार फोटोग्राफर को ये तनिक भी एहसास नहीं था कि गलियों में आवारा पशु मौत बनकर घूम रहे हैं। रेवाड़ी शहर में आवारा पशुओं के आतंक का दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं। ये घटना 5 दिन पहले की है, जब 6 साल की नंदिनी की जान बाल बाल बच गई। अपने भाई के साथ दुकान जा रही इस मासूम पर गाय ने हमला बोल दिया। आनन फानन में लोगों ने इसकी जान बचाई। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इस मासूम पर मौत मंडरा रही थी। वो तो भला हो इन लोगों का जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची को नई जिंदगी दी। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भले ही आवारा पशु मौत बनकर घूम रहे हो, लेकिन शायद नगर परिषद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जनता खौफ में है। सवाल है कि प्रशासन आखिर कब तक नींद में सोया रहेगा। क्या और किसी बड़े हादसे का इंतजार है या फिर लोग ऐसे ही आवारा जानवरों का शिकार बनते रहेंगे? रेवाड़ी से पवन कांतिवाल, न्यूज़ 18। और बात करते हैं मौसम के मिजाज की। हरियाणा के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर पानी पानी हो गए हैं, सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए हरियाणा के शहर शहर गांव गांव का बारिश के बाद हाल। गुरुवार सुबह हुई तेज बरसात ने हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत तो दी,
लेकिन ये बारिश प्रशासन की बदइंतजामी के कारण लोगों के लिए सिरदर्द बनी। अंबाला का हाल देखिए, बरसात के बाद शहर की कई कॉलोनियों में विकास डूबता हुआ नजर आया। बारिश थमने के कई घंटे बाद भी शहर के इलाके पानी में डूबे हुए। आलम यह है कि शहर की प्रीत कॉलोनी इलाके में जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा। घरों तक में पानी भरा। ये पहली बार नहीं जब अंबाला में बारिश ने प्रशासन के खोखले दावों की पोल खोली हो। हर बरसात के बाद यहाँ ऐसा ही मंजर होता है। ये अंबाला के लोगों की नियति ही बन गई है। हम हर मीडिया कर्मी पे जाते हैं, हर मंत्री पे गए, अनिल विज साहब पे भी गए, अपना क्या नाम MLA साहब पे भी गए, पर कोई समस्या का हल नहीं होता। थोड़ी सी बरसात में पूरी मार्केट का पानी यहीं आके खड़ा हो जाता है। सर, बारिश रुके हुए कई घंटे हो गए, उसके बाद अभी पानी भरा हुआ है क्या? सर, पानी नहीं उतरता जब तक ये आगे जनरेटर नहीं चलाएंगे या कुछ चलता है तभी उतरता है, नहीं तो पानी नहीं उतरता है। ये सर जब से बारिश हुई है, वैसे तो हर समय हो ही जाती है, जब भी बारिश हो तभी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ना कोई कमेटी वाला सुनता है, ना कोई, हम किसी MLA को जानते ही नहीं है, कभी MLA ने घुस के नहीं देखा एरिया क्या है। कुछ मिनट की बरसात ने चमकते शहरों की पोल खोल दी। सोनीपत शहर पानी पानी हो गया। कहीं पर वाहन पानी में फंसकर रुक गए तो कहीं लोग फिसल कर गिरते दिखे। दावे तो इस बार भी बहुत हुए थे कि पानी निकासी के सारे इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई ये कि एक तेज बारिश भी ये सहन नहीं कर पाया। विधायक के घर के आसपास भी पानी भर गया। और यहाँ का चौक से घर से मैं चला ही था, इतना पानी है, कम से कम इतना पानी है। और अब यहाँ तक तो आगे जाने की परेशानी है। अब कितना चौक से पता नहीं पानी यहाँ तक होगा, यहाँ कितना होगा। अब जरा साइबर सिटी गुरुग्राम का सूरत हाल भी देख लीजिए। कुछ ही घंटों की बारिश से ये शहर बेहाल हुआ। घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। कई इलाके पानी में डूब गए। इफ्को चौक, सुशांत लोक, बस स्टैंड, माता रोड, सेक्टर 29, इफ्को मेट्रो स्टेशन, गुहाना रोड पर भारी जल भराव हुआ। JCB के साथ पानी निकालना पड़ा। इफ्को मेट्रो स्टेशन का हाल तो सबसे बुरा था। इफ्को चौक से लेकर हुडा सिटी सेंटर तक रोड पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आया और कई गाड़ियां पानी में फंसी। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के इफ्को चौक पर। ये वो जगह है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है और ये जो हाईवे है ये कहीं ना कहीं गुरुग्राम को दो हिस्सों में बांटता है। एक तरफ नया गुरुग्राम है तो दूसरी तरफ पुराना गुरुग्राम। यहाँ की स्थिति भी शहर के दूसरे इलाकों जैसी ही है। बारिश के बाद यहाँ भी जो जल भराव है वो काफ़ी हो गया है और लोग जो है उनको आने जाने में दिक्कतें हो रही है। ये वो फ्लाईओवर है जहाँ पर कि कुछ दिनों पहले ही हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो 3 अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए थे उनमें से इफ्को चौक भी एक था और उस वक्त ये कहा गया था कि अब जो है विकास की एक नई परिभाषा लिखी गई है और आने वाले दिनों में कभी भी गुरुग्राम में जाम जो है उससे बचा जा सकेगा। लेकिन जैसे ही बारिश होती है यहाँ पर भी ठीक वैसे ही जल भराव हो जाता है जैसा कि दूसरे इलाकों में होता है। तो यहाँ पर जो JCB है उसको लगाया गया है इस पानी को निकालने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गुरुग्राम जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रदेश को कहीं ना कहीं देता है, उस शहर की हालत एक बारिश में ऐसी हो जाती है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। झज्जर में भी बादल जमकर बरसे। बरसात इतनी तेज थी कि कुछ घंटों में हर तरफ पानी ही पानी था। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। घरों में गंदा पानी भर गया। लोग अपना सामान बचाने में जुटे रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहीं नजर नहीं आए। जो अधिकारी लंबे चौड़े वादे करते थे बरसाती पानी की निकासी के, सेक्टर 6 में सड़कों पर 2 फीट तक पानी था। अब तो हालात ये हो गए हैं कि लोग जानते हैं कि ना सरकार के दावों में दम है और ना प्रशासन के दावों में सच्चाई। जल निकासी के इंतजाम के नाम पर बैठक कर खाना पूर्ति की जाती है और बारिश आते ही मंजर ऐसा हो जाता है। गलियों में, सड़कों पर, घरों तक में पानी भर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।